अरे कृष्णा आ जाए है। ज्योति के साथ साथ कृष्णा भी है। क्या भाई कृष्णा, कहाँ थे इतने दिन? वापस। खैर, चलो शुरू करते हैं। आज तो नई यूनिट है। ठीक है। ठीक है। तो यूनिट 6 में हम जैसे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। वैसे भी इन्वायरमेंट जब हम पढ़ रहे थे, इन्वायरमेंटल साइंसेस के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो हम क्या देख रहे थे उसमें? हम विथ फोकस टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ही चल रहा था। हमारी जो कहानी चल रही थी, विथ फोकस टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ही चल रहा था। करेक्ट है ना? Put in office work and out of station then fever। ये चलता रहेगा जिंदगी भर। फीवर फीवर फीवर। दो और करो। ऑफिस वर्क, फीवर। भाई सीरियस हो जाओ, फिर समझा रहा हूँ। हवाबाजी में नहीं निकालना है। जरफ निकालना है तो अच्छे से निकालना है, हवाबाजी में थोड़ी निकालना है। हवाबाजी में तो किसी का भी नहीं निकलेगा। ठीक है। तो अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे तुमको अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। बट इसमें अगर हम पढ़ने चलते हैं तो हमको सबसे पहले जानना होता है कि सोर्सेस कौन कौन से हैं पोल्यूटेंट्स के, एयर पोल्यूटेंट्स के। ठीक है। तो इसमें दो तरीके के सोर्सेस होंगे। एक तो नेचुरल सोर्सेस होगा। अब नेचुरल सोर्सेस में भी काफ़ी डिविजन्स हैं। जो सबसे पहला है वो है क्या? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब समझ रहे हो, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ठीक है। वो इकोसिस्टम जिसमें हम लोग रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये तो समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? हाँ या ना? क्या तापस, ज्योति, कृष्णा, फटाफट बोलो। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मीनिंग तो समझ में आता है ना, या ये इसको भी समझाना पड़ेगा तुमको? जल्दी बताओ। हाँ या ना? क्या तापस? यस। चलो। जैसे कि देखो, बात करता है कि नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो पोल्यूशन पैदा करते हैं उनमें सबसे पहला जो है वो कौन सा है? कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स में भी अगर हम बात करें तो CO2 एंड CH4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक है। कैन बी एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाला सब्सटेंसेस। ठीक है। ये क्या हो सकता है? बाई प्रोडक्ट्स हो सकता है किसका? एरोबिक एंड नॉन एरोबिक वाले के। मतलब एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का ये क्या हो सकता है? बाई प्रोडक्ट्स हो सकता है। कौन? CO2 एंड CH4। ठीक है। तो ये तो तुमको बड़े अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाए जाने वाले सबसे घातक क्या है? पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा हमको कौन कौन से दिखता है? जैसे कि नाइट्रोजन स्पीसीज में तुमको N2 दिखता है। एक तो N2 मतलब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन बस, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, डाई नाइट्रोजन। ठीक है। ये क्या है? नाइट्रोस ऑक्साइड, नाइट्रोस OUS ऑक्साइड, N2O। और ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। ठीक है। तो ये सब क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड द वाटर। इन्हीं वजह से ये पैदा होता है। ठीक है। इसका डेफिनेशन तुमको पता होना चाहिए, और क्यों होता है इसका मीनिंग तुमको भली बात क्लियर होना चाहिए। करेक्ट। ये तो तुमको समझ में आ रहा होगा। फिर बात करते हैं कि हम चलते हैं तुम्हारा नेक्स्ट जो सोर्स है वो है तुम्हारा कौन सा?
नहीं, इसको पहले खत्म करेंगे तो उससे पहले एक सोर्स है टेस्टियल के बाद, रुको, ये मिस्टेक है थोड़ा। टेस्टियल नहीं, इसके बाद ये आएगा तुम्हारा एक्वाटिक। वापस से टेस्टियल लिख दिया है बट ये एक्वाटिक है। ठीक है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें ये सेवरल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो ऑकर होते हैं कहाँ पे, वेटलैंड में और ओशंस में। उनके वजह से क्या होता है कि एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है। या तो एक डिसबैलेंस मतलब कहाँ पे डिसबैलेंस क्रिएट होगा तुम्हारा, मोस्टली बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में। करेक्ट, इतने दिन से बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ चुके हैं तो उसी की बात चल रही है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होगा जब तुम एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स की बात करते हो। ठीक है, अब एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स में तुम्हारा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो वेटलैंड में हो रहे हैं, जैसे कि तुम वेटलैंड में अगर तुम बात करो तो वेटलैंड का डिग्रेडेशन हुआ। ठीक है, और वैसे भी वो दलदली इलाका होता है। वही भी वेटलैंड अगर हम बात करें तो वो दलदली इलाका होता है। और क्योंकि वो दलदल वाला इलाका होगा जहाँ पे तुम्हारा वेटलैंड मौजूद है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या उमस की कंटेंट ज्यादा होगी, ये भी सही बात है। अब उमस की कंटेंट ज्यादा होगी तो वो एक अलग तरीके का तुम्हारा क्लाइमेट सिग्निफिकेंस, अलग तरीके का तुम्हारा बायोलॉजिकल जो साइकिल है उसको चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है वो। ठीक है, तो वही चीज वो बता रहा है कि ये ग्लोबल जो पूरा तुम्हारा कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर और ट्रेस मेटल का साइकिल है वो मोस्टली इन्फ्लुएंस होता है इन्हीं के वजह से। ठीक है, यही चीज वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद, यहाँ पे देख लो बोलता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमिशंस। अब इसमें भी क्या है कि कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट एमिशंस हैं, कुछ जो है तुम्हारे इम्पोर्टेंट एमिशंस हैं। ठीक है, समथिंग इज इम्पोर्टेंट एमिशंस, यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट एमिशंस है। जैसे कि बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमिशन प्रोसेसेस इन वेटलैंड एंड एनोर्बिक वाटर लॉग्ड सॉइल इज द बैक्टीरियल प्रोडक्शन ऑफ CH4। ठीक है, CH4 का बैक्टीरियल प्रोडक्शन, समझ रहे हो? किसी ने पढ़ा है अभी तक कि जो मीथेन का बैक्टीरियल प्रोडक्शन कैसे होता है? हैव यू एवर रेड? कभी पढ़े हो, हाँ या ना? कैसे बैक्टीरियल प्रोडक्शन होता है? कभी पढ़े हो? कभी एक वर्ड सुने हो, मिथेनोजेनेसिस? थिंक ऑफ, कभी सुना है इस चीज के बारे में? मिथेनोजेनेसिस, सुने हो इसके बारे में? मिथानोकोकस है, उसकी प्लाज्मिड से एक्सट्रैक्शन होते हैं। ओके, ये एक है। तो खासकर अगर हम बात करें मीथेन के सोर्सेस की, तो तुम क्या मतलब बता सकते हो मीथेन के सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम बात करते हैं मीथेन के सोर्सेस की, ठीक है, अब मैं तुमको मीथेन के सोर्सेस के बारे में पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है भाई मीथेन के सोर्सेस, देख रहे हैं तुम? तो देख सकते हो तुम यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तुम्हारा क्या हो रहा है? शुरू कहाँ से करें, हाइड्रेट से? तो यहाँ पे तुम नोटिस कर सकते हो
जो कि ये वाला रीजन है, दिस रीजन, ये वाला। ठीक है। पानी के नीचे क्या फॉर्मेशन हो सकता है? हाइड्रेट्स, और इनको बोलते हैं कैल्थरेट्स। ठीक है, हाइड्रेट्स और कैल्थरेट्स, इनका फॉर्मेशन होता है पानी के नीचे वाले जगहों पे, जहाँ पे तुम्हारा जू प्लैंक्टॉन्स वगैरह है। ठीक है, अलग तरीके का प्लैंक्टोनिक फोरामिनीफेरा वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे इनका चांसेस है कि यहाँ पे ये मौजूद हो। ठीक है। फिर क्या होता है कि ये डायरेक्टली फिर एग्जिट आउट होते हैं एटमोसफेयर में। करेक्ट। फिर एक और तरीका है कि डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। यहाँ पे अगर हम बात करें डाइजेस्टिव प्रोसेसेस इन टर्माइट्स, ठीक है, उससे भी ये बाहर निकलता है। अगेन क्या होता है कि पहाड़ों में आग लगती है तो वहां पे बायोमास की बर्निंग। ठीक है। फिर क्या होता है कि सॉयल टू प्लांट्स टू एयर। ठीक है, सॉयल से प्लांट में जाता है फिर एयर में जाता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसी तरीके से डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होते हैं एनिमल्स वगैरह में भी ये दिखता है। देन कम्स फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से भी तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा है, किसका? मीथेन का, CH4 का। वेरी सिंपल, ये सारे प्रोसेस से हो रहा है। लेकिन मीथेन उस फॉर्म में हमेशा नहीं जाता है, ये चीज याद रखो। मीथेन क्या होता है कि एटमोसफेयर में जाने के बाद ना वो डिसोसिएट होता है, किसमें? हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स में बदल जाएगा, मिथाइल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, या तो वाटर कंटेंट के रूप में वो बदल के बाहर निकल जाएगा रिएक्ट करते हुए। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिव गैस है। ठीक है। कभी कभी तो इसके जो कुछ कंपोनेंट है ये सीधा ही तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर को ही लॉस्ट हो जाते हैं, जैसे OH हुआ, Cl हुआ, तुम्हारा O हुआ, रेडिकल, ये सब बाहर निकल जाते हैं, इन्हीं के कंपाउंड्स फिर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा आज के डेट में कुछ कुछ और स्टडियां होती हैं। स्टडीज में अगर हम बात करें तो सबसे अभी रिसेंट जो कॉमन स्टडी चल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही रेयर है, वो है परमाफ्रॉस्ट का मेल्टिंग। क्योंकि परमाफ्रॉस्ट के बारे में मैंने तुमको उस दिन समझाया था। परमाफ्रॉस्ट होता क्या है? कम से कम 2 समर सीजन, 2 समर सीजन को अगर झेल गया है कोई एक आइसी आइस रीजन विदाउट मेल्टिंग, विदाउट मेल्टिंग, ठीक है, तो वो तुम्हारा परमाफ्रॉस्ट में कंसिडर किया जाता है कि विदाउट मेल्टिंग अगर वो झेल गया है तो वो परमाफ्रॉस्ट में कंसिडर किया जाता है। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? परमाफ्रॉस्ट जो है तुम्हारा 2 सीजन के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन परमाफ्रॉस्ट में तुम्हारा सॉइल और प्लांट डेब्रिस मौजूद होता है। किसी भी परमाफ्रॉस्ट में तुम्हारा सॉइल और प्लांट डेब्रिस मौजूद होता है, जो कि अगेन तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारा डिग्रेडेशन में मदद करता है। कौन? ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग होने के बाद वो डिग्रेडेशन में मदद करता है और डिग्रेड होके अगेन मीथेन को रिलीज आउट करता है। करेक्ट है। उसी तरीके से तुम्हारा अगर हम बात करें सॉइल में क्या है, मिथानोजेंस इन द सॉइल, सॉइल में मिथानोजेंस वगैरह भी मौजूद है, जो कि प्लांट को डिके कर रहे हैं। वेटलैंड्स में भी मौजूद है, लैंडफिल साइट्स में भी मौजूद है। एनर्बिक ऑक्सीडेशन से वो खींचा चला रहा है। ठीक है। मिथानोट्रॉप्स जो है अगेन इसको रिलीज करके तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं ड्राई सॉइल में जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो ये एक तरीके से मीथेन का साइकिल चल रहा है, दैट यू शुड नो। ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मीथेन का साइकिल कैसे काम करता है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एक्टिंग ए मीथेन। ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नहीं, कुछ बच गया था ना यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट दो।
और शब्दों को ज्वाइन करेंगे फिर स्टार्ट कर देंगे। हाँ उसी पे ही, बस आप जब बोलेंगे फिर मैं फिर चला दूंगी। क्या आवाज आ रही है? हेलो। ठीक है, आ रही है आवाज अब? ओके। तो ओशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, ओशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी ग्लोबल बायोकेमिकल सल्फर साइकिल। ठीक है, सल्फर साइकिल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? ओशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल बायोकेमिकल सल्फर में। ठीक है, साइकिल में, जिसमें कि डाई मिथाइल सल्फाइड जो है इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, देन एंटर्स द एटमॉस्फेयर बाय द एक्सचेंज बिटवीन द सी एंड द एटमॉस्फेयर। अब ये डीएमएस का जो काम है ये तुमको जानना जरूरी है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं डीएमएस के बारे में एक बार समझाता हूँ। ओके, एक मिनट दो, डीएमएस का दिखा देते हैं। आवाज तो क्लियर है ना, या नहीं आ रही है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर दिख रहा है? क्लियर। ओके, सो फिगर दिख रहा है ये वाला? दिख रहा है तुमको? यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये फिगर क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, क्योंकि अगर क्लियर नहीं रहेगा तो फिर नहीं देख पाओगे, इसको समझ नहीं पाओगे। अगर हम नीचे की बात चल रहे हैं तो देख सकते हो यहाँ पे। अब दिख रहा है? यस। ओके, तो इसमें देखो वो जैसे बोलता है कि मरीन इकोलॉजी सिस्टम। ठीक है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट यू नो। ठीक है, उसमें मरीन इकोलॉजी सिस्टम्स की बात करें तो मरीन इकोलॉजी में क्या हो रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन की एबंडेंस और उसके स्पेसिएशन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन की एबंडेंस होने लगे और उसमें क्या होता है कि स्पेसिएशन मतलब उसके स्पेसीज में क्या डिफरेंसेस पैदा होने लगे। मतलब बहुत सारे प्लैंक्टोनिक कम्युनिटी जो है वो पैदा होने लगी है, अलग अलग तरीके के फाइटोप्लैंक्टन जो है वो पैदा होने लगे हैं। ठीक है, एबंडेंस होने लगे हैं। तो उनमें से क्या होता है कि उनमें से डीएमएस बनता है, डाई मिथाइल सल्फर। ठीक है, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो डीएमएस जो होता है, डीएमएस जैसे ही पैदा होता है तुम्हारे ओशन में, वो ट्राई करता है कि वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए। करेक्ट, जब भी ये पैदा होता है तो ट्राई करता है कि वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए। तो जैसे ही वो डीएमएस रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में स्प्रे के फॉर्म में, ऐसे स्प्रे आउट हो जाता है। ठीक है, ओशनिक इन्वायरमेंट से वो स्प्रे आउट हो जाता है तो ये फाइटोप्लैंक्टन का ही पोर्शन, ठीक है, उसी से बना हुआ है। पर जैसे ही ये स्प्रे आउट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में ये बम्बल आउट हो जाता है तो ये सल्फेट एरोसोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट कन्वर्ट्स इनटू सल्फेट एरोसोल। सल्फेट एरोसोल जैसे ही ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर में उसको चाहिए कि एक एरोसोल पार्टिकल कोई भी मौजूद हो। ठीक है, डस्ट वस्ट वगैरह मौजूद हो तो उसके सब सरफेस पे क्या, अगर सल्फेट आ गया, डीएमएस आ गया, तो वो सल्फेट एरोसोल बना के दे देगा। तो यही जो सल्फेट एरोसोल अगेन क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बनेगा, फिर क्लाउड बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्लाउड बना के क्या बनेगा, क्लाउड में एल्बेडो आ जाएगा, क्लाउड एल्बेडो।
ओके, फिर वो रेडिएशन बजट में रोल प्ले करेगा। अब देखो फिर बात आती है कि रेडिएशन बजट में क्या रोल प्ले करेगा, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस थिंग इन दी रेडिएशन बजट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसकी अगर हम चर्चा करें तो मैं थोड़ा सा तुमको आइडिया देना चाहूंगा, ठीक है। वैसे तो इसको बाद में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये जैसे कि एल्बेडो का मैंने कहानी तुमको बताया था, याद होगा, ठीक है। व्हाट इज एल्बेडो, मैंने पहले ही पूछा था ये चीज। एल्बेडो क्या होता है? तापस, ज्योति, मोहिनी। व्हाट डू मीन बाय एल्बेडो? कृष्णा, लेसन्स वगैरह तो देखे हुए हो, बताओ एल्बेडो क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। एल्बेडो का मीनिंग तो पढ़े हो भाई, तो एल्बेडो के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? एल्बेडो के बारे में बताओ, अगर पढ़े हो तो। ठीक है, करेक्ट है, आउटगोइंग एल्बेडो। बट जैसे कि हम बात करते हैं कि एल्बेडो के, तुमको मैंने बताया था कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसका आउटगोइंग रेडिएशन ज्यादा होगा, आउटगोइंग रेडिएशन ज्यादा होगा किसी भी सब्सटेंस में, अगर ये हाई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? क्या वो टेम्परेचर को होल्ड करेगा? अगर कोई भी पार्टिकल जिसका एल्बेडो, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन हाई है, उसका एल्बेडो क्या होगा? हाई होगा। जिस चीज का एल्बेडो हाई होगा, क्या वो टेम्परेचर को होल्ड करके रखेगा? क्या वो हीट एनर्जी को ट्रैप कर गया या हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है? ये बताओ। रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो सल्फेट एरोसोल भी यही करता है। सल्फेट एरोसोल का काम ही यही है कि वो ग्लोबल कूलिंग में मदद करता है, याद रखो, ठीक है। दिस हेल्प्स इन ग्लोबल कूलिंग, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि इसमें क्लाउड है, क्लाउड एल्बेडो है, क्लाउड एल्बेडो भी फिर आगे बना रहा है। फिर सूरज की रोशनी रेडिएशन दे रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर इससे क्लाइमेट फीडबैक चलता है, ये ऐसे घूमता है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन से फिर ऊपर नीचे होता है, प्लस माइनस होता है, फिर ये बन के फाइनली रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। ये होके वो रिलीज आउट होके बनेगा, करेक्ट। था पोलर रेडिएशन लेस होगा,
नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आउटगोइंग पे डिपेंड करता है, इनकमिंग कभी कम नहीं हो सकता है। इनकमिंग कैसे कम होगा? इनकमिंग की अगर हम बात करें, मैंने तुमको एक चीज बताया था कि एक होता है वर्ड दैट इज कॉल्ड एज सोलर कांस्टेंट, ठीक है। सोलर कांस्टेंट की बात करते हैं तो ये कितना था, 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। ये सोलर कांस्टेंट है। ये सूरज की रोशनी हर जगह पे इतना ही एनर्जी के साथ पड़ती है, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी क्लाउड की प्रेजेंस की वजह से या डस्ट पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से इनका जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अर्थ के सरफेस तक पहुंचना चाहिए उतना पहुंचता नहीं है, कम होके पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फेट एरोसल भी वही काम कर रहा है। ये जो आने वाली सूरज की रोशनी होगा उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो कुछ ही एनर्जी अर्थ के सरफेस तक आएगी। तो इस वजह से अगर वो अर्थ के सरफेस तक कम एनर्जी प्रोड्यूस करके लाके देगा तो इसे तो ग्लोबल कूलिंग ही होगा ना, ठंडा होगा प्रदेश। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? ओके। इसीलिए वो क्लाइमेट फीडबैक की तरह काम कर रहा है। सल्फेट एरोसोल जो है वो तुम्हारा रिलीज आउट कर रहा है। हाँ, तो और थोड़ा डीप में चलते हैं तो डीएमएस जैसे कि हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, क्या था कि जो डीएमएस था, डाइमिथाइल सल्फाइड इज ए मेजर प्रीकर्सर फॉर सल्फेट पार्टिकल्स, ये तो सही बात है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड सी सॉल्ट्स आर एमिटेड इनटू द मैरीटाइम एटमॉस्फेयर, ये तो सही बात है। जैसे कि हम बात करते हैं लहरें ऐसे कूदती हैं ना, कोस्टल रीजन्स में आकर लहरें ऐसे कूदती हैं, तो इनमें से क्या निकलता है, इनमें से छोटे 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 पार्टिकल्स निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं सी सॉल्ट स्प्रे। सी सॉल्ट स्प्रे, ठीक है। ये होता है तुम्हारा क्या, एमिट आउट होता है जब मेरीटाइम एटमॉस्फेयर में, तब ये चीजें दिखता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आफ्टर द एवापोरेशन ऑफ द वाटर एरोसोल पार्टिकल्स सच एज NaCl MgSO4 आर फॉर्म्ड, ठीक है। आफ्टर द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर एरोसोल पार्टिकल्स, ठीक है। वाटर का एरोसोल पार्टिकल का एवापोरेशन हो गया, उसके बाद NaCl और MgSO4 ही बनेगा, क्लियर है। फिर क्या होता है कि वेरियस हेलोजेनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो इमिटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द ओशन, ठीक है। ओशन से ये सब भी बनता है, ठीक है। अमोंग देम CHCl3 इज द मेजर नेचुरल सोर्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक क्लोरीन, ठीक है। ये CHCl3 जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो अगेन सोर्स बन जाता है क्लोरीन का। तो ये सब क्या है, तुम्हारे नेचुरल एनवायरनमेंट से ही बन के आ रहा है, ठीक है। तीसरा जो वे है कि किस तरीके से पॉल्यूटेंट ऐड होगा, वो भी नेचुरल नेचुरल तरीके से ही आ रहा है, नेचुरल सोर्सेस में ही आ रहा है। वो क्या है, वो है तुम्हारा फॉरेस्ट फायर, ठीक है। फॉरेस्ट फायर भी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नेचुरल प्रोसेस है, जिससे तुम्हारा अगेन ऐड होता है कौन, पॉल्यूटेंट्स वगैरह ऐड होते हैं, क्लियर। इसकी बात करें तो ये तो बोल ही दिया है कि ऑलमोस्ट ऑल द फॉरेस्ट फायर्स आर ह्यूमन इंड्यूस्ड, ह्यूमन से ही इंड्यूस्ड हो रहा है। जितने भी फॉरेस्ट फायर है सब के सब ह्यूमन इंड्यूस्ड है, ठीक है। एक तो नेचुरली ऑकरिंग फॉरेस्ट फायर्स आर यूजुअली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। ये तुमको पता ही होगा, अगर टॉल ट्री है, बहुत बड़े बड़े ट्री है, ठीक है, एक तो छोटे छोटे होते हैं, एक होता है टॉल ट्री। अगर टॉल ट्री होगा तो लाइटनिंग ठोकेगा इसको एकदम, क्या कर देगा, उसमें आग लगा देगा, ठीक है। और वो फिर फॉरेस्ट फायर का कारण बन सकता है, ठीक है। दिस कैन हैपन। तो फॉरेस्ट फायर जो है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड भी है और वो नेचुरली ऑकरिंग भी होता है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्या, तुम्हारा लाइटनिंग, ठीक है, ठीक है। फिर बात क्या करते हैं कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉरेस्ट फायर, मेजर प्रोडक्ट कौन है फॉरेस्ट फायर में तुम्हारा, वो यार नहीं है फायर, ठीक है। वो क्या है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मोस्टली कुछ नहीं निकलता है तुम्हारा फर्स्ट फायर में, ठीक है। दैट यू शुड नो कि यही एक है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि तुम्हारा फर्स्ट फायर वगैरह से निकलता है। हाउएवर large number of particulates and trace gases are produced including the product of incomplete combustion of carbon monoxide, non methane volatile organic compounds, ठीक है।
NMVOCs, नाइट्रोजन एंड सल्फर स्पीसीज, ये सब निकलते हैं। ठीक है, ये भी एक पार्टिकल है जो कि फॉरेस्ट फायर वगैरह से निकल सकते हैं। ये चीजों को यहाँ पे दिखाया। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। फिर आता है तुम्हारा वॉल्केनिक एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज। एक होता है तुम्हारा वॉल्केनिक एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज। ठीक है, वॉल्केनोज रिलीज significant amount of gases and ash particles into the atmosphere। ठीक है, वॉल्केनो जो होता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गैसेस और एश पार्टिकल्स को रिलीज आउट करते हैं। वॉल्केनिक इमिशंस occur both during occasionally eruption and long term non eruptive activities। एक तो डेफिनेटली वॉल्केनिक जो मैंने तुमको पढ़ाया था, वॉल्केनो जो भी होता है तो सबसे पहले क्या रिलीज होता है तुम्हारा वाटर वेपर, H2O वेपर। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड में, फिर तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड, फिर H2S। ऐसे जो साइकिल है तुमको ये जो सीक्वेंस ये पता होना चाहिए। तो इसी सीक्वेंस से तुम्हारा कैसे कैसे वो कौन सा आगे बढ़ता है ये चीज तुमको पता होना चाहिए। तो यही है सीक्वेंस उसका, इसी तरीके से वो उसमें बनता है। क्लियर है? तो वॉल्केनिक इमिशंस जो ऑकर हो रहे हैं वो ड्यूरिंग कब हो रहे हैं? ओकेजनली इरप्शन। ओकेजनली अगर इरप्शन होगा तो भी होगा, और नॉन इरप्टिव एक्टिविटीज मतलब इरप्शन नहीं हो रहा है फिर भी वो लॉन्ग टर्म से वो वॉल्केनो अगर मौजूद है तो उसमें से भी ये चीज निकलेगा। ठीक है, फिर उसमें आता है कि मोस्ट प्रिवेलिंग वॉल्केनिक गैसेस आर वाटर वेपर, जो कि बोला है, which can reach 50 to 90% of the total volcanic eruptions। वाटर ही एक कंपोनेंट है जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है वॉल्केनिक इरप्शंस में, जो कि 50 से 90% जो होता है ऑफ द टोटल वॉल्केनिक इमिशंस वो तुम्हारा यही है। ठीक है, however this amount of water vapor is negligible in compared to atmospheric concentration। ठीक है, एटमोस्फेयर में ऑलरेडी ओशन से इतना एवापोरेट करके मौजूद है, वही इतना अमाउंट है कि ये जो वॉल्केनिक इरप्शन का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम होता है। ठीक है, ये सब का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। यही चीज वो बता रहे हैं। समझ में क्लियर कट हुआ? यहाँ तक का पोर्शन क्लियर हुआ क्या तापस? हैव यू क्लियर्ड इट? ज्योति समझ में आया ये वाला पोर्शन? क्योंकि हम एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, एयर पोल्यूटेंट्स का और इनके सोर्सेज का। समझ में आया? गॉट इट तो बोलो तापस। हाँ हो? यस सर, क्लियर, ओके चलो आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं कि अदर इंपोर्टेंट एमिटेड फ्रॉम द गैस। जैसे मैंने बोल दिया ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये सब मैंने ऑलरेडी अभी तुमको समझाया किस किस सीक्वेंस में ये भागता है। तो CO2 है, SO2 है, H2S है, अदर सल्फर स्पीसीज है, HCl भी है, कुछ हेलोजन कंपाउंड्स भी बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, कुछ हेलोजन्स भी बाहर निकलते हैं। Besides these gases, considerable emissions of aerosols also are emerging out of the volcanic plumes। तो volcanic plume से सिर्फ इतना ही नहीं निकलता है, एरोसोल्स वगैरह भी निकलते हैं। ठीक है, तो एक सीक्वेंस पूरा एक ढांचे के फॉर्म में याद कर लो। तो इसमें जब भी अगर तुमको सीक्वेंस दे देगा या कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देगा जो कि तुम्हारा पूछ देगा कि वॉल्केनिक इरप्शन से ये सारे गैसेज निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, तुम्हारा जो ऑप्शंस के फॉर्म में दे देगा, तीन चार ABCDE दे देगा और फिर बोलेगा A एंड B आर करेक्ट, BCDE आर करेक्ट, ऐसे करके पूछ देगा क्वेश्चन। तो उसमें तुमको आना चाहिए चीज, है ना? तो एयर पोल्यूशन का ये जो पोर्शन है ये तुमको क्लियर कट समझ में आना चाहिए, तभी तुम इस क्वेश्चन को बना पाओगे। फिर बात आती है लाइटनिंग। लाइटनिंग भी एक सोर्स है। ठीक है, अगर हम बात करें लाइटनिंग इज ऑल्सो ए सोर्स। ठीक है, लाइटनिंग की अगर हम बात करें तो लाइटनिंग क्या हो रहा है कि लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म इवेंट्स क्रिएट्स हाई टेम्परेचर कॉज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हाई होता है जब लाइटनिंग होता है। ठीक है, मेजर कंपाउंड्स ऑफ द एटमॉस्फेयर जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, वाटर वेपर हुआ, अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेरियस स्पीसीज। लाइटनिंग से भी तुम्हारा तुम्हारा पैदा हो सकता है क्या? पॉल्यूटेंट्स वगैरह पैदा हो सकता है। चीज पता होना चाहिए। अब इनमें भी मेजर कंपाउंड कौन से, फिर कोई पूछ देगा कि लाइटनिंग में कौन कौन से कंपाउंड भाई मेजर हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं,
तो इसमें बोल बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, दूसरा आता है ऑक्सीजन, तीसरा आता है हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि यहाँ से फॉर्म हो सकता है, ठीक है। इसमें भी फिर आता है कि मेजर स्पीसीज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइटनिंग इज द नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसमें मेन है। क्लियर है। फिर आता है तुम्हारा एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस, एंथ्रोपोजेनिक एमिशन सोर्सेस, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एमिशन सोर्सेस की जब बात चलती है तो उसमें कौन कौन सा आता है, कोई पूछेगा। व्हाट आर कमिंग इन दोज थिंग्स एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस में, ठीक है। तो सबसे पहला जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस है उसके बारे में हम अगर साफ साफ पढ़ें तो इंडस्ट्रियल एनर्जी प्रोडक्शन ही होगा। बहुत सिंपल है, इसको तो कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों होता है, कोई पूछेगा कि इंडस्ट्रीज में तुम्हारा एयर पोल्यूशन मोस्टली क्यों क्रिएट होता है, कोई पूछ देगा। तो ये बोलता है कि कंबसन प्रोसेसेस जो है आर द मेजर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स। अगर कहीं पे भी कोई इंडस्ट्री में कुछ जल रहा है, ठीक है, और किसी तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जैसे कोयला जलती है तो उसमें से जो स्टीम निकलता है, जो प्रोड्यूस होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, उसी की बात चल रही है। अगर तुम्हारा कहीं पे भी एनर्जी बनाने के लिए या एनर्जी कंजप्शन के लिए, ठीक है, कोई भी तरीके की तुम्हारी अगर एनर्जी यूटिलाइज हो रही, दूसरी तरीके की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो कंबसन प्रोसेस से होते हुए आ रही है, ठीक है, ये चीज शेयर रखना। फिर क्या बोलता है, कंबसन जो प्रोसेस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्रोड्यूस करता है। एडिशनली कंबसन ऑल्सो प्रोवाइड सेवरल बाई प्रोडक्ट्स, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन हमको जो पढ़ने की जरूरत है कि ये क्यों होता है, ये होता है इनकम्प्लीट फ्यूल ऑक्सीडेशन। मतलब जो तेल तुम भेजो, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, पेट्रोलियम, कोल बेड मिथेन, गैस हाइड्रेट्स, ये जो भी हमने पढ़ा था ना, इनका अगर इनकम्प्लीट फ्यूल ऑक्सीडेशन होगा। इनकम्प्लीट फ्यूल ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है तुम्हारा, मतलब कि अच्छे से ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन हो तब सही प्रोसेस से वो तुम्हारा प्रोड्यूस करेगा, बट ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। जिसमें कि तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, एरोसोल पार्टिकल्स एक्सेट्रा और फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन कंबस्टिबल स्पीसीज प्रेजेंट इन द कंबसन चैम्बर, ठीक है, जैसे कि नॉक्स एंड सॉक्स हुआ, ये भी तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह से। क्लियर, समझ में आया। अब बात करते हैं हेवी मेटल्स की, ठीक है। तो हेवी मेटल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि तुम अगर बोल रहे हो कि ये जो तुम्हारा बोला तुमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और यूज से, तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ तुम्हारा वही गैसेस टाइप सा पैदा हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसमें से तुम्हारा कुछ लिक्विड फॉर्म में पैदा हो पोल्यूशन, ठीक है, और लिक्विड वाला हमको पता ना हो, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं हेवी मेटल्स की और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोडाइऑक्सेन्स की एंड पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोफुरन्स की फॉर सम एक्टिविटी। तो उसमें क्या होता है कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स एंड हेक्साक्लोरोबेंजीन आर देयर, ये सब है तुम्हारे PCDDF, ठीक है, ये सब क्या है तुम्हारे पोल्यूटेंट्स ही हैं, ठीक है। फिर आता है क्या, करंट एमिशंस ऑफ CO2 आर प्राइमरी रिजल्ट ऑफ द कंजप्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, इस तरीके से भी होता है, करेक्ट। फिर आता है तुम्हारा बात ट्रांसपोर्टेशन का, तो ट्रांसपोर्टेशन इज अनदर मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ये भी सही बात है, ट्रांसपोर्टेशन तो होगा ही होगा भाई, है ना। अब कोई पूछेगा ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी कोई पूछ देगा कि हाउ दी ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स, क्या ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन, तुम लोग क्या बताना चाहते हो कि क्या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम बोलने जाओ तो सबसे पहले क्या आएगा, टेरेस्ट्रियल और नेवल एरियल ट्रांसपोर्टेशन। एक तो टेरेस्ट्रियल जो कि तुम्हारा ट्रेन वगैरह से जाता है, या बस बुक करते हो, या ट्रक वगैरह तुम बुक करते हो, जिससे कि तुम्हारे एक जगह से दूसरी जगह टेरेस्ट्रियली वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। नावल का मीनिंग समझते हो, नावल तो तुमको पहले से ही समझ में आ रहा होगा कि नावल का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग सिंपल है कि ये तुम्हारा पानी की वजह से चलेगा, करेक्ट है ना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है, बोलो भाई। ओके, ठीक है।
तुम्हारा, अगर मैं बात करता हूँ, फिर क्या बात करता है कि जो टेरेस्ट्रियल, नेवल और तुम्हारा एरियल ट्रांसपोर्टेशन तो हो गया, ओके, जिससे कि तुम्हारा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो ही रहा है। और डेफिनेटली है यार, तुम अगर दिल्ली से तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कोई चीज और तुम लेके जा रहे हो कश्मीर, बाई तुम्हारा कार, और बाई तुम्हारा बस, और बाई तुम्हारा जो ट्रक चलते हैं, जो रातों रात जो ट्रक चलते हैं, जिसमें क्या सामान लोडिंग होके इधर से उधर जाता है, या तो तुम्हारा क्या जाता है, कोई तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन चीजें, अगर तुम कोई चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या तो ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, पानी टंकी ट्रांसपोर्ट हो रही है, किस तरीके से कुछ भी अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें तो काफी ज्यादा तुम्हारा फ्यूल का कंजप्शन होता है ना। तो वही वो बोल रहा है कि इस समय में भी तुम्हारा बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है, जो कि ट्रक वगैरह है। तो ये वही बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द एमिशन लेजिस्लेशन, क्योंकि जरूरी है कि एक मिनिमम अमाउंट ही तुम्हारा क्या हो, बाहर निकले, किसमें से, तुम्हारे गाड़ी के जो कार्बोरेटर है वहां से कुछ ही निकले, हर चीज ना निकले। अगर ज्यादा से ज्यादा निकल जाएगा तो फिर तो डिफिकल्टी है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह को वहीं पे फिल्टर आउट करना जरूरी है। तो वो निकल जाएगा तो वो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के तुम्हारे सांस के साथ प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा ना, वो मुश्किल है। तो वही वो बोल रहा है, इन ऑर्डर टू कंपाइल विद द एमिशन लेजिस्लेशन व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैव इंस्टॉल्ड वेरियस आफ्टर ट्रीटमेंट डिवाइसेस, ठीक है, जैसे कि तुम BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS6 तक पहुंच चुके हो, ठीक है। भारत स्टेज 6, भारत स्टेज 6 होता क्या है, गाड़ी के इंजन में अपग्रेडेशन कर रहे हो, ठीक है, तो कि BS6 फॉर्म में वो चल सके, ठीक है। ये जो बोल रहा है, तो इस तरीके के कन्वर्टर्स आजकल बनने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद डीजल पार्टिकल फिल्टर ऑल्सो देयर, ठीक है, जो पोल्यूटेंट को रिड्यूस करता है, एमिशंस को तुम्हारे गाड़ियों वगैरह में, ठीक है। दिस इज हैपनिंग, मैन्युफैक्चरर जो है व्हीकल्स के, वो काफी ग्रीन साउंड करने लगे हैं आज के डेट पे, ठीक है, कम प्रोड्यूस वाला, पॉल्यूशन वाला बाइक देंगे, ठीक है, जिसका इंजन बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी होती है किसमें, तुम्हारे इस बात में, क्या, टेरेस्ट्रियल और एरियल ट्रांसपोर्टेशन वाले बात पे। फिर बात आता है तुम्हारा क्या, कि ड्यूरिंग द टेरेस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन द मोस्ट पॉल्यूटेंट, इंपोर्टेंट पॉल्यूटेंट जो कि तुम्हारे रोड साइड से निकलता है, वो है ओजोन। ओजोन उसका प्रीकर्सर है। कौन कौन से निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, ठीक है, नॉन नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, ये है। इसके बाद आता है तुम्हारा ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें CO2, CH4, N2 है, ठीक है। एक एसिडिफाइंग सब्सटेंस है जिससे कि NH3 और SO2 है, क्लियर। फिर बात आता है कि एरोसोल पार्टिकल्स जो हैं, क्या वो कार्सिनोजेनिक है? डू यू थिंक द एरोसोल पार्टिकल्स आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर? क्या ये कार्सिनोजेनिक होंगे, हाँ या ना? कार्सिनोजेनिक का मीनिंग क्या होता है? वापस से पूछ रहा हूँ, ये तो बहुत इजी चीज है। यस, कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक का मीनिंग क्या है भाई, वो बताओ ना। व्हाट डू यू मीन बाय कार्सिनोजेनिक? वापस, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस, ओके। उसी के साथ देखो लिखा है कार्सिनोजेनिक्स में कौन कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कोई एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल दे सकते हो? कैन यू गिव वन एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन? बताओ। पता है या नहीं है? बेंजीन, बेंजीन पॉलीसाइक्लिक है क्या? मुझे तो पता नहीं। एंथासीन, एंथासीन तो नहीं होगा, वो एंथ्रासीन होगा।
थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए तुमको कि क्या है। जब तुम पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हो ना, तो उसमें बहुत सारे नाम है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं तुम्हारा तुम्हारा क्या बात करें, नफ्थलीन। जो सबसे इजीएस्ट है वो है नफ्थलीन। वही तुम्हारा पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है, कौन, नफ्थलीन है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा बेंजीन, तो नहीं है, पायरीन है, पायरीन, PYRNE, पायरीन, पायरीन, ठीक है। इस तरीके की चीजें तुम्हारे मौजूद है। इसके अलावा क्या होता है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो कि हमेशा तुम्हारा उसके अंदर रहते हैं, किसमें, ये कहाँ रहते हैं तुम्हारा, ये भी तुम्हारा उसके कहाँ पे, वेहिकुलर एमिशंस के पार्ट में ये सब भी मौजूद हैं, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है कि consequently the principal pollutants are those from the diesel engine and similar to those used in the transportation। मोस्टली वो यही बोल रहा है कि कोई भी चीज अगर टेरेस्ट्रियल रीजन्स में दौड़ रहा है, ठीक है, तो अंधाधुंध दौड़ रहा है, ठीक है, किसी भी व्हीकल को दौड़ा आ रहा है, तो उसमें से कुछ ना कुछ पोल्यूटेंट्स तो निकलेगा ही, ये तो निश्चित है, ठीक है। इसलिए उसको पोल्यूशन कंट्रोल कराना चाहिए। तो इसमें जैसे कि हम बात करते हैं, दीज आर प्रिंसिपल ऑफ CO2, PM एंड नॉक्स, ठीक है, प्लस टू डीजल एक्सटेंट हाइड्रोकार्बन टुगेदर विद हेवी मेटल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द फ्यूल सल्फर एंड मेटल्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, CO2 आएगा, PM आएगा, नॉक्स आएगा, इन सब की अगर थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बना पाओगे। इट इज नॉट ए मतलब लाइक कि तुम नहीं बना पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस। पायरिन नहीं है भाई, पायरिन कंसिडर किया नहीं जाता है, लेकिन हो भी सकता है, कुछ एक ऑर्थो या पैरा पोजिशन में कुछ अगर बैठा हो तो हो जाएगा उसमें, ऐसा नहीं, चेंजेस है, ठीक है। फिर क्या बात आता है कि कंसिक्वेंटली द प्रिंसिपल पोल्यूटेंट्स आर दोज फ्रॉम द डीजल इंजन। एक तो डीजल इंजन से आ रहा है, ठीक है, सिमिलर टू दोज इन द ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्टेशन। These are principal CO2, PM, and NOx, plus to lesser extent CO and hydrocarbons together with SOx and heavy metals originating from the content of the fuel in the sulfur and metal respectively। ये ज्यादा कुछ बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही जो पीएच का जो कहानी है वो काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ये इट इज वेरी शॉर्ट टू डिस्कवर कि उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। एक मिनट दो। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है कि हेवी मेटल्स में अगर अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस में किया जाए तो डाइऑक्सिन्स एंड फूरन्स, ये नाम सब याद रखो भाई, बहुत ही खतरनाक नाम है और इसमें से क्वेश्चन उठा कर डाल दे, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल पोल्यूटेंट्स जो आते हैं डीजल से, वो सिमिलर है बाकी सब रोड ट्रांसपोर्ट वाले जितने भी हैं जो कि तुम्हारा तेल वगैरह यूज करते हैं उसके सिमिलर ही है, ठीक है। यही चीज वो बोल रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आता है कि एयर पोल्यूटेंट जो होता है वो इमिटेट होता है कहाँ से, एयरक्राफ्ट से भी इमिटेट होता है, करेक्ट, एयरक्राफ्ट से भी ये बाहर निकल के आता है, कौन, तो पोल्यूटेंट जो है वो एयरक्राफ्ट से भी बाहर निकल के आता है, करेक्ट। फिर क्या आता है कि ये जो एयर पोल्यूटेंट्स है ये फ्री ट्रोपोस्फेयर में मौजूद है और इन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, ठीक है। इसमें से क्या होगा कि वाटर बोर्न नेविगेशन, वाटर बोर्न डिजीजेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है अगर इस तरीके का कोई केस बनता है कि कहीं पे वाटर लॉग हो गया, वाटर जमा हो गया बहुत समय के लिए और कोई काम नहीं हो रहा है वहां पे, दैट इज ए पॉसिबल कि ये तुम्हारा बना सकता है, ठीक है। इसके वो बोला कि वाटरबोर्न कॉजेस एमिशंस ऑफ CO2, CH4, N2O एज वेल एज CO, नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सारा ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। ये वो बोल दिया, यहाँ पे ज्यादा कुछ कहानी नहीं बोला, बस इतना ही वो हिंट दे दिया यहाँ पे, क्लियर। फिर आता है तुम्हारा वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट करने जाते हो तो भी दिखेगा, यही सारे दिखेंगे जो तुम्हारा NMVOC, CO, NH3, NOx, ठीक है, करेक्ट। फिर क्या आता है तुम्हारा, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि ये तो तुम्हारा वेस्ट मैनेजमेंट है, और मैं बात करता हूँ कि अगर हम बात करो चौथा या पांचवा पॉइंट का, तो सी की अगर हम बात करें तो वही वेस्ट मैनेजमेंट है,
ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के वजह से तुम काम कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो करते ही हैं बहुत सारी जगहों में, ठीक है, बट वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो तुम्हारा तीस चौथा पॉइंट है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा बायोमास बर्निंग। ये तो तुमको पता ही होगा, बायोमास बर्निंग कितना खतरनाक चीज है। बार बार बायोमास बर्निंग कराते रहते हैं और लोग उसमें से फायदा तो मिलता ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज खराब हो जाता है कि सॉल्यूशन सॉइल जो है वो बिल्कुल ही डेजर्टिफाइड हो जाता है, जो कि खराब है। ठीक है, फिर तो ये तुम्हारा जो टॉपिक है तुम्हारा मेनली जो इसमें पोल्यूटेंट्स वगैरह है वो तो कवर आउट हो गए हैं। अब तुमको थोड़ा डिटेल में समझा देंगे, पहले आ गया। ठीक है, फिर जो भी है, जो भी आगे आएगा वो सब बता देंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, पोल्यूटेंट्स के टाइप्स आज पढ़ने थे तो पोल्यूटेंट्स के टाइप्स मैंने पढ़ लिए। नेचुरल और जो भी प्रोसेसेस है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। करेक्ट, ओके। सो गुड नाइट टू एवरीवन। ठीक है, आज यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि टॉपिक लंबा करेंगे जब इसमें न्यूमेरिकल्स ऐड करेंगे, तो आगे आने वाले टॉपिक्स में न्यूमेरिकल्स ऐड होंगे। प्लूम बिहेवियर वगैरह पढ़ाऊंगा तो ध्यान से रहना, कोई मिस नहीं करेगा आगे का क्लास। प्लूम बिहेवियर रहेगा आगे का क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसको मिस आउट कल नहीं करोगे। ठीक है, कल रहेगा प्लूम बिहेवियर पे। समझ में आया? तो गलती मत करना कल के क्लास में। ओके, अब तुम लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग चेंज मत करो ज्योति, दूसरे का क्लासेस रहता है फिर। बढ़ा दीजिए और, अच्छा टाइमिंग और बढ़ा दीजिए। हाँ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। टाइमिंग बढ़ा के करोगे क्या, 1 घंटा 30 मिनट बढ़ा के करोगे क्या? तुमको सिर्फ एक क्लास चाहिए जिसमें तुमको क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, एक क्लासेस में क्वेश्चन, अच्छा वो, ठीक है, 2.5 घंटा कर दूं, बच्चे बैठेंगे भी? मेरे को डाउट लगता है बैठेंगे। बच्चे अगर बैठना चाहिए तो बढ़िया है।